नहीं, इसीलिए इसीलिए ये था, मैंने इसीलिए डायरेक्शन मेरी तरफ से ही, और मैं इसीलिए आज स्ट्राइक के बावजूद आया हूँ कि स्ट्राइक में थोड़ा सा कोर्ट भी ईजी होती है। तो जी जी राइट। मैम सिर्फ इसमें मेरे रिटन आर्गूमेंट अगर ऑनरेबल कोर्ट देख लेंगे तो मुझे 5 मिनट में वो मैं क्लियर करने में शायद कामयाब हूँ। रिटन आर्गूमेंट मैंने अलग से इसमें दिए हुए हैं। वो बेसिकली मेरी एक एप्लीकेशन ही थी जो मैंने आर्टिकल 117 के तहत दी हुई थी। वो ही बस 4 ग्राउंड्स हैं मेरे। सबसे पहला ग्राउंड मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है कि मेरे पोजेशन इज़ नो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। दूसरा करना है कि रेस्ट जुडिकाटा अगर लगता है तो केस आगे मेंटेनेबल ही नहीं होगा। तीसरा इसमें जो करना है कि अगर लाइफ टाइम में चैलेंज ना किया गया डिसीजन को तो बाद में नहीं किया जा सकता। और चौथा कि जो डिग्री फॉर डिक्लेरेशन है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग राइट पे ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। ये मेरे सिर्फ 4 ग्राउंड्स हैं इसमें, उसी पर ऑनरेबल कोर्ट को मैंने असिस्ट करना भी। सबसे अहम जो है वो है कि वेदर मेयर पोजेशन इज़ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप और नॉट। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरा यही है। इसमें सिर्फ मैं ऑनरेबल कोर्ट को इसमें पहले सिर्फ जो लॉ है वो उस पर असिस्ट करना चाहूँगा। 2014 MLD 1016 है, 2014 MLD 1016, 2010 CLC जी। वो मैं सिर्फ ये मैंने नोट साइटेशंस भी नोट करके दिए हैं इसमें। सिर्फ ये है कि इसमें यह है कि अगर किसी के पास ऑनरशिप नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइटल नहीं है, तो वो चाहे वो कब्ज़ा जितना भी पुराना हो तो उसकी ऑनरशिप उस पर नहीं होगी। हमारा तो केस ही है कि उन्होंने 2021 में आके हमारी जगह पे कब्ज़ा किया। सिर्फ इस पर ऑनरेबल कोर्ट मुलाज़ा फरमा लें दावा प्लेंट की जो प्लेंट का एंड देख इसमें वो अब कर लीजिए। सिर्फ इसे नोट्स अपने रख लीजिएगा। बाकी तो नेक्स्ट डेट क्या हुई है वैसे हमारे केस 22/10 इसमें कर लीजिएगा। 22 को मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग जाता, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू होगा। सिर्फ देख लें, मैं सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा ऑनरेबल कोर्ट के। जी जी मुझे एहसास है पूरी तरह बिजनेस का। जी इसमें फर्स्ट लाइन जो टाइटल ऑफ सूट जी जी इसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन मुलाज़ा फरमाए दावा इस्तक़रार हक़ माँ हुक्म इम्तनाई दवामी ताकीदी बदी मजमून के मुद्दई मालिक व काबिज़ राज़ी तदादी 5 मरला। ये मालिक और काबिज़ का कह रहा है। आगे इसका पैरा नंबर 2 मुलाज़ा फरमा लें, ये कि मुद्दई मालिक व काबिज़ राज़ी तदादी 5 मरले महदूद व बाकी सारी उसने डिटेल लिख दी है। अब इसमें मेरा जवाब दावा आ गया कि ये वहाँ मालिक नहीं है, मालिक मैं हूँ, मेरे अलावा कोई बंदा वहाँ मालिक नहीं है। अब इसमें मैंने सिर्फ इसी ग्राउंड को कि मैंने ऑनरेबल कोर्ट को बताना है कि वो सिर्फ काबिज़ है, मालिक नहीं है। इस पे ऑनरेबल कोर्ट अगर PW1 वो खुद आया प्लेंटिफ और उसने आके अपनी एविडेंस दी और अपने इन चीफ में भी उसने कहा कि मैं मालिक और काबिज़ हूँ, लेकिन उसने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट कर लिया इस फैक्ट को कि ही इज़ नॉट दी ऑनर ऑफ दैट सूट प्रॉपर्टी। लाइन नंबर बॉटम से 5th लाइन है PW1 की जी। PW1 फर्स्ट पेज जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का, उसमें बॉटम से 5th लाइन है। ये गलत है कि मैंने मकान की मलकियत का सबूत ना लगाया है। मैंने तसीदात बाबत तामीरात मकान लगाई हैं। आबादी दे में कब्ज़ा होता है इसलिए मलकियत का सबूत ना लगाया है। ये दुरुस्त है कि मैंने मलकियत की रजिस्ट्री या इंतकाल ना लगाया है। ये दुरुस्त है कि मैंने अपने बयान और शहादत के साथ भी कोई सबूत मलकियत लफ ना किया है, जो कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री ना है, सिर्फ कब्ज़ा है, इसलिए साथ ना लगाया है। अब ये जहाँ एडमिशन आ जाता है, एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब इसमें इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ एग्जिबिट P14 को मुलाहिजा फरमा लेंगे। एग्जिबिट P14 जो रजिस्ट्री जो वो लगा रहे हैं, वो रजिस्ट्री उसमें मेरी मदर मालिका है मकान की। यानी एक तो एडमिटेड फैक्ट आ गया उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो मालिक नहीं है, सिर्फ काबिज़ है।
उसके साथ ही एग्जिबिट P14 वो डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्री है जो मेरी मदर के नाम पे है, जो मेरे नाना ने, ये मेरे मामू का बेटा है, मेरे नाना ने गिफ्ट किया है। हम यूके सेटल हैं सारे, और ये जगह खाली देख के जो इनको जो पुअर माइंडेड लोग होते हैं इस तरह के, इसने आके वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। P14 जो उसने डॉक्यूमेंट लगाया है। इस केस की अहम बात यह है कि इस केस में मैंने एविडेंस कोई नहीं दी, क्योंकि सारा एडमिशन आ गया। जो मैंने बातें साबित करनी थी वो उसने एडमिट कर लिया। अब उसके एडमिशन्स को प्रूव करना जो उसकी ज़रूरत लीगली नहीं थी। ये लास्ट डेट पे डॉक्यूमेंट दे के गए थे P14। डॉक्यूमेंट्स अलग से होंगे जी। एग्जिट P14 है। ये नहीं, एग्जिबिट P14 है, इसमें रजिस्ट्री लगी है, पुरानी रजिस्ट्री लगी है इसमें। 14 नहीं, इसमें जो मैं 115 जी 15 तो उस पर रजिस्ट्री मुझे सिर्फ ये दिखा दी, ये हिब्बा नामा है जो मेरी मदर के नाम पे है। नहीं ये नहीं है, ये 15 तो उसमें ज़ेर एतराज़ है। इस 15 पे मैं असिस्ट कर देता हूँ। ये 15 उन्होंने अपनी मलकियत का प्रूफ लगाया। इसमें सिर्फ देख लें कि ये 13 मरले की है। ये जो रजिस्ट्री लगाई ये 13 मरले की। उनका दावा ही जो है वो 5 मरले के मतलब है कि वो 5 मरले को, इसका अलग से केस चल रहा है। इसका केस अलग से चल रहा है दूसरी कोर्ट में, जिस पे उन्होंने, इस पे भी उन्होंने पोजेसन हमारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। इसका अलग से उन्होंने ही केस फाइल किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को की बेस पे एक और केस उन्होंने फाइल किया हुआ है। अब इसमें सगीर ने बेसिकली हमारा रिलेशनशिप ये है कि ये मेरी सगे मामू का बेटा है। मैं इसकी, नाना ने ये प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट कर दी थी, सबको अलग अलग गिफ्ट की। ये प्रॉपर्टी मेरी मदर को 1956 में मेरे फादर ने गिफ्ट की थी। मेरा जो सेकंड ग्राउंड है वो ये है कि म्यूटेशन नॉट चैलेंज इन दी लाइफ टाइम कुड नॉट बी चैलेंज आफ्टर द डेथ ऑफ डोनर। अब इसमें एक अहम बात जो ये है, रेस जुडिकाटा का मेरा अगला है। 2007 से ये लिटिगेशन चल रही है। 2007 से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर डिसाइड हो चुके हुए हैं हमारी फेवर में। उनके सिमिलर दावे इससे पहले खारिज हो चुके हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ इसको, जो उन्होंने टाइटल डॉक्यूमेंट लगाया वो मेरी मदर के नाम पे है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट को इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स सिचुएशन से निकालने के लिए सिर्फ सिंपली ये बात करूँगा। उन्होंने केस किया कि हम मालिक और काबिज़ हैं, उनको टाइटल डॉक्यूमेंट देना चाहिए था। उन्होंने कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, और सबसे अहम बात कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो मालिक नहीं है। जब उसका एडमिशन आ जाता है कि वो मालिक नहीं है तो उसके बाद सूट मेंटेनेबल ही नहीं था। बेसिकली ये सूट इन लिमनी डिसमिस हो जाना चाहिए था कि जब ऑनरेबल कोर्ट के पास केस आता है, ऑनरेबल कोर्ट से पेरूज करती हैं तो देखा जाता है कि क्या इनका प्रिमा फेशियाई केस मेड आउट होता है कि नहीं। प्रिमा फेशियाई केस मेड आउट होने के लिए कोई ना कोई रजिस्ट्री, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्री उसने साथ नहीं लगाई। सारी लिस्ट है इसमें किसी जगह, और जब उसने एडमिट कर लिया कि उसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बाद मेरा केस यहाँ पे ही उनका सिर्फ इस ग्राउंड पे डिसमिस हो जाता है कि वो मालिक नहीं है, वो काबिज़ है। इसकी हल्की सी ये शॉर्ट सी एग्जांपल है। अगर कल वो मीनार पाकिस्तान पे जाके कब्ज़ा कर लेता है, फैसल मस्जिद पे जाके कब्ज़ा कर लेता है, और वो कहता है कि कब्ज़ा फलां वक्त से मेरे पास है, तो वो मालिक डिक्लेयर उसमें नहीं होगा। अब इसमें मैं ऑनरेबल कोर्ट को ये अभी वो रजिस्ट्री निकाल के फाइनली मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ इसमें नेक्स्ट जरा अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाजा फरमा ले PW1 की, आगे मेरा सेकंड ग्राउंड जो है रेस जुडिकाटा पे, इसमें सिर्फ अगर रिटन आर्गूमेंट ऑनरेबल कोर्ट मेरे निकाल ले तो बहुत आसानी होती। पेज क्रॉस एग्जामिनेशन का पेज 3 मुलाजा कर लें। पेज 3 पे लाइन नंबर 4 है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ है। ये दुरुस्त है कि मेरे वालिद ने 2007 में सफूरा के ख़िलाफ़ पहला केस दायर किया मेरी वालदा के ख़िलाफ़, जिनका वो डॉक्यूमेंट इन्होंने रजिस्ट्री लगाई है।
मेरे वालिद ने 2007 में सूरों के खिलाफ पहला केस दायर किया था। सूद कहा कि सिर्फ 13 मरले की हद तक दायर किया था। ये दुरुस्त है कि मैंने अपने दावा में तस्लीम किया कि साल 2007 में वालिद ने जो हिब्बा नंबर 170 को चैलेंज किया था बरखिलाफ वालदा मुद्दा अलैह वो अदालत ने खारिज कर दिया था। सबसे पहले जो फर्स्ट ये थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन है सिमिलर सेम प्रॉपर्टी का। आगे PW2 और PW3 ने एडमिट कर लिया कि सूड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पहले भी केस चलते रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गए हैं। हिब्बा नंबर 170 है जो जगह मेरी वालदा के नाम हुई, वो जगह मेरे नाना ने गिफ्ट की। इन्होंने आके डिक्लेरेशन लगाया जी ये गिफ्ट जो है फ्रॉड से हुआ है। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D2 और PW1 ये वही दावा है जो मेरे वालिद ने वालदा मुद्दा अलैह के खिलाफ दायर किया था। ये दुरुस्त है कि हदूद अरबा बाबत जायदाद मुद्दा वालिद ने अपने दावा बानवान मोहम्मद शरीफ बनाम सफूरा बीबी में तहरीर की। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम पे मैं ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि इसने 2007 में इसके वालिद ने दावा किया, सेम हदूद अरबा लिखा। एग्जिबिट D2 मुलायजा फरमाएंगे तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट D2 और PW1 में ऑनरेबल कोर्ट मुलायजा फरमा लेंगी कि उसमें सिमिलर बिल्कुल सेम हदूद अरबा लिखा है जिसका केस 2007 में किया गया। उसमें हिब्बा नंबर भी 170 का लिखा है जो एडमिटेड फैक्ट है कि वो खारिज हो गया। अब इससे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस मतलब ये गलत है कि इस दावा में मेरे वालिद ने अलग से 5 मरले का जिक्र ना किया। ये इस मतलब एग्जिबिट D2 दिखाई गई और कहा गया कि 5 मरले का जिक्र कहाँ है। जवाब आया कि मियाँ अब्दुल्ला का मकान जानिब मशरिक तहरीर है, 5 मरले लहदा से ना लिखा है। यानी उस वक्त उन्होंने 13 मरले का किया, अब इसने आके कह दिया जी कि मैं 5 मरले का मालिक हूँ। गवाह को एग्जिबिट D2 और PW दिखाया कि इसमें मरले में 5 मरले का तहरीर नहीं है। कन्फ्रंट किया और एडमिट आ गए। ये दुरुस्त है कि दावा हज़ा के दौरान मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। ये दुरुस्त है कि वालिद की वफ़ात के बाद इस मुकदमा की पैरवी मैंने शुरू कर दी थी। यानी कि एक सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, उसकी पैरवी ये खुद कर रहा है, एडमिट कर रहा है। ये दुरुस्त है कि सफूरा के मरने के बाद इनके बच्चों मुद्दा अलैम ने मुकदमा की पैरवी शुरू कर दी थी। ये दुरुस्त है कि हमने इस दावा के खराज के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D3 और PW1 फैसला उसी शरीफ बनाम सफूरा वाले दावे की जजमेंट का है जिसको मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया था। ये दुरुस्त है कि अपील खारिज हो गई थी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D4 और PW1 वही फैसला है जिसके तहत मेरी अपील खारिज हुई थी। ये दुरुस्त है कि इस फैसला के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में निगरानी दायर की थी, वो भी खारिज हो गई थी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D5 और PW1 निगरानी नंबर 100 के तहत मेरी निगरानी खारिज हुई थी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D6 और PW1 ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D5 और PW1 वो निगरानी खारिज हो गई थी। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट D6 और PW1 CPLA जो सुप्रीम कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट के फैसले के गए सेम सब्जेक्ट मैटर के मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गए थे। ये दुरुस्त है कि इन तमाम दावा और निगरानी हाई में मैं और मुद्दा अलैम फरीक रहे थे। यानी रेस जुडिकाटा को एडमिट कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी मोहम्मद हनीफ। अब सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। मोहम्मद हनीफ मेरे हकीकी चचा और मुद्दा अलैह के सगे मामू हैं। ये दुरुस्त है कि हनीफ ने भी इसी हिब्बा को बजरिया एग्जिबिट D7 और PW1 चैलेंज किया और इसका दावा बजरिया हुक्म एग्जिबिट D8 माह हरजाना खारिज हुआ। 10,000 रुपये फाइन इन पे किया गया। ये इससे पहले हैरत की बात है कि इससे पहले के तमाम दवाजात उस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए 711 में खारिज हो गए और सिर्फ खारिज नहीं हुए 10,000 रुपये फाइन भी डाला। ये दुरुस्त है कि इसके खिलाफ निगरानी हुई जो कि माह हरजाना गुरु एग्जिबिट 9 और एग्जिबिट 10 खारिज हो गए। ये दुरुस्त है कि इसके बाद 2021 तक माबैन फ्रीकैन कोई दावा दायर न हुआ। ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन भी मुकम्मल हो गया। अब इसमें यह है कि जब रेस जुडिकाटा पे एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो चुका एक, उसके बाद तो ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं था। और इससे पहले जो उसके चचा ने दावा किया इसने नहीं किया, इसके चचा ने किया, वो भी इसलिए खारिज हो गया कि आप उसमें डिफेंडेंट थे और आपने नहीं किया, तो रेस जुडिकाटा इस पर प्रॉपरली अप्लाई होता है। इसमें लाइन 3 छोड़ के फिर ये कि ये दुरुस्त है कि 5वीं लाइन है, ये दुरुस्त है कि हनीफ के दावा में भी मुद्दा अलैह नंबर 3 के तौर पर मैं फरीक था, ये भी उसमें पार्टी था। ये दुरुस्त है कि हम 5 भाई हैं, यानी इनके अलावा आगे मैंने पूछा कि कोई और ना आया। इसमें 4 लाइनें छोड़ के मजीद आगे। ये दुरुस्त है कि सफूरा 2000 यानी मेरी मदर 2013 में फौत हुई। ये दुरुस्त है कि माबैन फ्रीकैन मुकदमाबाजी का तीसरा दौर 2021 में मेरे खिलाफ कब्जा की FIR के बाद शुरू हुआ। ये दुरुस्त है कि FIR वो मैंने FIR लगा दी जब 2021 में इसने कब्जा किया, मेरी जगह पे पोजेशन टेक ओवर किया। यानी कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि 2021 से कबल तो कोई ऐसा इशू था ही नहीं, वो मालिक नहीं थे। 2021 से कबल कब्जा भी मेरा था, क्योंकि मैं UK में सेटल हूँ, मेरी सारी फैमिली UK में सेटल है, पीछे जगह खाली है, तो इसने वहाँ पे आके कब्जा कर दिया। अब 2 पेजेस छोड़ के कांडीस में
2 पेजेस छोड़ के आगे फिर है इल्ज़ाम लैन के कागजात 1956 में हिब्बा से आज तक मुकम्मल हैं, इसलिए खारिज की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइंस छोड़ के यहाँ पेज नंबरिंग उन्होंने दो पेजेस छोड़ के आगे नेक्स्ट चलना है जी 4 ये जिसके ऊपर लिखा है एग्जिबिट D13 खारिज हो गई थी, जिस पेज के टॉप पे लिखा है जी। इसके आगे 7 लाइनें छोड़ के नीचे है, जबकि इल्ज़ाम लैन के कागजात 1956 हिब्बा से आज तक मुकम्मल नहीं, इसलिए खारिज की गई। उसने हर जगह यही कहा कि उसके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट है। ये दुरुस्त है कि मैंने इन अखराज के खिलाफ कोई अपील या निगरानी दायर ना की, इस खुद कहा कि इस्तगासा दायर किया था। मेरे खिलाफ इन्होंने FIR दायर की और FIR खारिज हो गई और उसके खिलाफ इसने कोई इस्तगासा दायर। नेक्स्ट पेज पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने कहा कि ये जगह मुझे मियाँ अब्दुल्ला की विरासत से आई है। वो नेक्स्ट टॉप पे ये है कि और शहादत मैंने अब्दुल्ला के अलावा मरने का कोई सबूत ना लगाया। ये जो पेज है ये दुरुस्त है कि मैंने ऐसा कोई सबूत लाफ ना किया जिससे अब्दुल्ला मरहूम की विरासत में मेरे वालिद मरहूम को मुंतकिल हो रही हो। ये दुरुस्त है कि सबका तमाम दावजात में हमने ना तहरीर किया कि मियाँ अब्दुल्ला का कोई हिस्सा विरासत हमें मुंतकिल हुआ। ये गलत है कि इसलिए ना लिखा क्योंकि ऐसी कोई विरासत या हिस्सा मौजूद ही नहीं था। ये दुरुस्त है कि मैंने आज तक इस जगह की निशानदेही के लिए कोई दरख्वास्त ना दी है। ये भी उसका ऑनर्स था कि वो प्रूव करता। निशानदेही तो उस बात पे होती जब उसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट होता, उसके पास तो कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी पेज पे लास्ट 6th लाइन है। ये दुरुस्त है कि रजिस्ट्री नंबर 170 मोरखा 24/7/1956 के तहत मेरे दादा ने इस पूरा को हिब्बा किया था। यहाँ मेरा टाइटल जो है, जो मैंने साबित करना था कि इसका जो ओनर इन पोजेशन मैं हूँ, वो एडमिटेड फैक्ट आ गया। ये दुरुस्त है कि रजिस्ट्री नंबर 170 मोरखा 24/7/1956 के तहत मेरे दादा ने इस पूरा को हिब्बा किया था। उसने कहा कि हमें 2007 में इल्म हुआ। अब ये आ गया यहाँ पे, वो कह रहे जी 1956 में हुआ था, हमें 2007 में इल्म हुआ। ये दुरुस्त है कि दादा 1988 में फोत हो गए थे। ये दुरुस्त है कि मेरे वालिद ने हिब्बा को 51 साल बाद चैलेंज किया था। ये दुरुस्त है कि दावा बानवान मोहम्मद शरीफ नाम सबूरा में वालिद ने 2 कोठरियाँ, वो ये तमाम लिखा जो अभी यहाँ पे है ना हदूद अरबा इस केस में, वो ही तमाम हदूद अरबा लिखा। आगे 4 लाइन में ये हदूद अरबा है। मशरक मकान मियाँ अब्दुल्ला ज़ाहिर किया और इसमें काजूद का कि मकान इसमें मौजूद ना था, 4 मरले प्लाट मौजूद है। इस मौका पर एग्जिबिट D2 में तकाबल कराया गया, यहाँ पर मकान नंबर 2 और हदूद अरबा तहरीर है। अब इसी में 3 लाइनें छोड़ के मजीद ये दुरुस्त है कि दावा हज़ा के पैराग्राफ नंबर 3 में मैंने तहरीर किया कि अगर मकानात नंबर 1 और 2 अदालत मुताला को कब्ज़ा देने का हुक्म देती है तो मैं कब्ज़ा देने को तैयार हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यानी वो पोजेशन भी एडमिट कर रहे हैं और उसने अपने दावे में कहा है जी कि मैंने इस पे जो कंस्ट्रक्शन किया कब्ज़ा में, अगर जब अदालत मुझे हुक्म देगी तो मैं कब्ज़ा इनको दे दूँगा। अब इसमें 4 लाइनें छोड़ के फिर ये दुरुस्त है कि मैंने सगीर बनाम शफकात के नाम से दावा मुरखा 18/10/2022 को दायर किया था। सूद कहा कि किराएदारी को चैलेंज किया था। ये दुरुस्त है कि वो दावा खारिज हो चुका है। ये दुरुस्त है कि दावा हज़ा जनवरी 2023 में खारिज हुआ। ये दुरुस्त है कि दावा हज़ा में मैंने तहरीर किराएदारी वाले दावा का जिक्र ना किया। इससे पहले जो दावा उसने किया था उसने इस दावे में भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है दीगर वारसान के मतलब। ये दुरुस्त है कि चचा अब्दुल अजीज़ लतीफ़ आमना मेरे वालिद मेरे चचा हनीफ सबूरा के वारसान में शामिल है। ये दुरुस्त है कि मेरे अब्दुल अजीज़ लतीफ़ और आमना ने हिब्बा को चैलेंज ना किया कि इसके अलावा किसी और वारिस ने चैलेंज ना किया हुआ है उस हिब्बा को। उसके बावजूद अब क्योंकि वो रेस्टिट्यूटी काटा अप्लाई होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो गया। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि किस तरह इस एक अनपढ़ आदमी ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तक एक फ़ाइनल हो गया फैसला, उसके बावजूद ये यहाँ पे आ गए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो मेरे ऊपर लास्ट टाइम मेरी एक एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट ने खारिज फरमाई थी कि जी इसमें 35 की जो मैं ए का है वो मैंने प्रूव करना है, वो इसने एडमिट कर लिया। उसी पेज के लाइन जो चचा वाला जो पेज है इसी के, ये दुरुस्त है कि 2007 से अब तक फ्रीकैन के लाखों रुपए मुकदमाबाजी पर लग चुके हैं। ये दुरुस्त है कि शफकात यूके में मुकीम है। अब इसमें यह है कि ये गलत है कि मेरे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की वजह से मुद्दालैन को लाखों का मेरा डैमेजेस साबित करने के लिए उसका ये एडमिशन काफ़ी है कि मैंने तो कोई केस दायर नहीं किया ना। ये गलत है ना। आगे मैं इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि 2007 से अब तक फ्रीकैन के लाखों रुपए मुकदमाबाजी पर लग चुके हैं। ये गलत है कि मेरे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की वजह से मुतल्लियान को लाखों का नुकसान हुआ। ये गलत है तो मेरी सजेशन है ना। अब इसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ एक सबमिशन करनी है, मैंने तो कोई दावा दायर नहीं किया। उसने 2007 में मेरे हिब्बा को चैलेंज किया, मेरी ऑनरशिप को चैलेंज किया। झूठे दावे तो सारे उसने किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट तक ये दावे डिसाइड हो गई तो मीनिंग देर बाई कि वो झूठा है। अब इसमें
बाकी जरा बस बस नहीं, अब ख़त्म, मेरी बहस ख़त्म हो रही, सिर्फ एक कंक्लूड अच्छा, करो। सिर्फ मैं तो ठीक कर रही हैं आप। जी 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 ऐसी बिल्कुल मैं समझ गया। ऐसी अच्छा नहीं कंक्लूड हो जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ अब PW2 की एक लाइन पढ़ूंगा, PW2 और PW3 की। इस PW2 और PW3 की लाइन अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमा लेंगे, इसमें उसने कैटेगोरिकली एडमिट कर लिया है कि जी जायदाद मुतदाविया के मुतालिक पहले भी दावा चलते रहे हैं। ये PW2 की लाइन नंबर 4 है क्रॉस एग्जामिनेशन की। ये दुरुस्त है कि वालिदा मुद्दई मोहम्मद शरीफ ने भी बाबत जायदाद मुतदाविया दावा 170/1956 दावा दायर किया हुआ था। ये दुरुस्त है कि मज़कूरा दावा बाबत हिबा खारिज हो गया था। PW3 ने भी यही कहा हुआ है, यानी कि इनका एडमिशन रेस्ट जुडिकाटा यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई होता है कि इस ज़मीन के मुतालिक दावे लगे रहे। अब इन्हीं से मेरा ये प्रूव हो जाता है केस। बस मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ ये चीज़ प्रूव करनी थी कि वो मालिक नहीं है, उसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैंने साबित कर दिया। अब इसमें एक